सो पिछले टाइम को बेटे हम लोगों ने जेनर डायोड पढ़े थे, राइट। और जेनर डायोड के सिंबल्स उसके सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किए थे। उसी से रिलेटेड दो टॉपिक था ब्रेकडाउन से रिलेटेड, तो एक एवलांच ब्रेकडाउन और एक जेनर ब्रेकडाउन। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और जेनर डायोड का एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, राइट। अगर लास्ट में टाइम बचा तो आज हम लोग रेक्टिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो बहुत ही फास्ट ये दो टॉपिक हम डिस्कस करके और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और रेक्टिफिकेशन तक पहुंचते हैं। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है और आपने प्रीवियस अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आना है, राइट। देखो बेटे, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ये आपको पता चल गया है कि ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकडाउन का मीनिंग है कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे रिवर्स बायस में करंट हाई हो जाना है, बहुत ही शार्प करंट इंक्रीज हो जाना, ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर जब हम डायोड की बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में उसको वर्क कराएं तो उसमें ब्रेकडाउन होता है, राइट। ब्रेकडाउन का मीनिंग बता दिए, राइट। तो एवलांच ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या हुआ कि लाइटली डोप्ड जेनर डायोड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बात मेंशन किया है कि लाइटली डोप्ड जेनर डायोड, राइट। और जेनर डायोड होता क्या है? जेनर डायोड इज अ स्पेशली डोप्ड डायोड। सिंपल डायोड को अगर बहुत ही तरीके से उसको डोपिंग करी गई है, दैट इज कॉल्ड जेनर डायोड। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लाइटली डोप्ड जेनर डायोड है। हैविंग, अगर हम लाइटली डोप करेंगे देन दैट हैव वाइड डिप्लीशन, दैट मींस की ट्रांजिशन रीजन, जो इन बिटवीन रीजन होता है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो डायमेंशन होगी वो ज्यादा होगी। दैट एग्जिबिट्स द एवलांच ब्रेकडाउन। हमें अभी तक ये पता लगा कि लाइटली डोप्ड जो जेनर डायोड है उसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही, दैट मींस की जो ट्रांजिशन रीजन है वो बहुत ही वाइड है, और इस टाइप के डायोड ही एवलांच ब्रेकडाउन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इसको किस तरह से, ये सारा कुछ इसमें फिजिक्स अब क्या है ये तो पता लग गया कि एवलांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड जेनर डायोड में होता है, राइट। बट क्या रीजन है, क्या प्रोसेस है, उसका हम अब बात करते हैं, राइट। अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, जब हम उसको रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं जेनर डायोड को, दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ट्रांजिशन रीजन। उस ट्रांजिशन रीजन में, डिप्लीशन रीजन में क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जब हम उसको वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज हम रिवर्स वोल्टेज देते हैं, राइट। ये आपको पहले से मालूम है कि रिवर्स वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज क्या है, राइट। इन विच मूविंग thermally generated charge carriers, that is minority, acquire some energy। हमें मालूम है कि इस ट्रांजिशन रीजन में क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और कुछ थर्मली जनरेटेड जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी कहाँ से मिल गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी हमें मिल गई, राइट। वो एक तरह का फोर्स अप्लाई करेगा। सो एक्वायरिंग ऑफ दिस एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। यानी कि हम अगर उस डायोड को, उस ट्रांजिशन रीजन को, उस वाइड डिप्लीशन रीजन को जो फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फील्ड उसको रिवर्स वोल्टेज के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उस थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स की भी एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। So eventually, that is greater than -6 volt, associated energy becomes sufficient to disrupt a covalent bond through collision between the energetic charge carrier and the crystal ion, which in turn releases an additional electron hole pair। ये बात आप समझिए, ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो गई कि जो सब्सटेंस के इनसाइड में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको कोलिजन के थ्रू वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके वो क्या जनरेट कर दिया? यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो गए, यानी कि चार्ज कैरियर्स यहाँ पर जनरेट हो गए,
more electron hole pairs are produced by these newly produced pairs, क्योंकि ये और उनको एनर्जी मिल रही है, पोटेंशियल मिल रही है, रिवर्स पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको इंक्रीज करे जा रहे हैं, और फिर जो ये पेयर्स हैं उनको भी कोलाइड करके थ्रू द सेम प्रोसेस इन द ट्रांजिशन रीजन वो फिर और जनरेट करें. This way, continuation of process keeps on multiplying the number of charge carriers in a short time in avalanche of charge carriers is produced. ये जो प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं कि उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड किए, पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल प्रोवाइड किए, रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हुआ ट्रांजिशन रीजन में, उसमें कोलाइड करने लगे, राइट, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो एनर्जी एक्वायर करने लगे और उनकी पोटेंशियल इंक्रीज होती गई, एनर्जी इंक्रीज होती गई, राइट, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फिर दूसरे से कोलाइड करके फिर और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. इस तरह की बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एक एवलांच प्रोड्यूस हुआ, राइट. Avalanche of charge carriers is produced. That means bunch of charge carriers is produced. This is a cumulative or self-sustaining process. That is, as long as its electric field is present in the transition region. जब तक आप उसको पोटेंशियल रिवर्स वोल्टेज पोटेंशियल आप प्रोवाइड करोगे, दैट मीन्स कि फील्ड उसको डिप्लेशन रीजन में प्रोवाइड करेंगे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. दैट मीन्स कि दिस इज अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस, राइट. सो दिस इज द एवलांच ब्रेकडाउन, राइट. बहुत ही फास्ट हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं, जेनर ब्रेकडाउन. अब ऐसा लगेगा कि ये तो सेम ही कहानी है, बट यहाँ पर मेन जो डिफरेंस होगा दैट इज डोपिंग. अब जेनर ब्रेकडाउन कहाँ पर होती है? जेनर ब्रेकडाउन अनहेवली एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग को लगा रखा हूँ, ठीक है. अनहेवली डोप्ड जेनर डायोड हैविंग नैरो ट्रांजिशन रीजन एक्टिवेट्स जेनर ब्रेकडाउन. अब आपको क्लियर हो गया कि जेनर ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा और एवलांच ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा. एवलांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप जेनर डायोड में होगा, राइट. उसका जो ट्रांजिशन रीजन होगा वो वाइड होगा, और जो जेनर ब्रेकडाउन होगा वो हैवीली डोप्ड जेनर डायोड में होगा, और उसका ट्रांजिशन जो रीजन होगा वो नैरो होगा. In this case, relatively low voltage, that means less than 6 voltage, is capable of producing the sufficient strong electric field in the transition region. Transition region यानी कि जो नैरो ट्रांजिशन रीजन है, जो नैरो डिप्लीशन रीजन है, उसमें लेस देन 6 वोल्ट भी इस फिनोमेना को ब्रेकडाउन को प्रोड्यूस कर सकता है. And this electric field exerts large force on the bound electrons to tear it out from the covalent bond. Covalent bond में जो चार्ज कैरियर्स जो प्रेजेंट हैं, राइट, वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, टियर हो जाना है, राइट. Thus applied field produces the direct rupture. मतलब जो फील्ड हमने अप्लाई किया, इवन लेस देन 6 वोल्ट अप्लाई किया, तो भी वो डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, which in turn produces the large number of electron hole pairs. There is an abrupt rise in the number of charge carriers. That means electron hole pairs create हो गए, तो क्या होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे. तो ये जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो चार्ज कैरियर्स है वो उसमें राइज हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन, राइट. तो इसको डायग्राम से थोड़ा सा जस्ट इस तरह से हम इसको, ये रिवर्स बैच में बात कर रहा हूँ. तो जो हम लोग ये इस तरह से बात करते हैं कि ये जो रिवर्स वोल्टेज हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, इनिशियली इंक्रीज कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, माइक्रो एम्पियर में करंट हमें मिल रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होता है, ब्रेकडाउन अकर हो जाता है, राइट. तो ये दो तरह के जो ब्रेकडाउन हो रहा है, एक तो एवलांच ब्रेकडाउन, एक जेनर ब्रेकडाउन.
that depends upon the doping nature. That means lightly doped डायोड में, जेनर डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन होगा, राइट, और हैवीली डोप्ड जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन होगा, राइट। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक इसी से जेनर डायोड से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। तो यहाँ पर देखो बेटे, जेनर डायोड हम लोगों ने पढ़ रखे हैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में, राइट। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ? रेगुलेट करने का मतलब हुआ कि एक जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए, वो हमें मिल जाए। और वोल्टेज दैट मीन्स कि एक पावर सप्लाई, एक एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मिले, वो कम ज्यादा ना मिले, रेगुलेट रहे, राइट। तो बेसिकली it is based upon its peculiar property that in the breakdown region voltage across the diode remains constant. इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जेनर डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या होती है कि वो ब्रेकडाउन रीजन वोल्टेज में डायोड के क्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये कैसे समझ सकते हैं? अभी जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ रहे थे वहां से देखिए कि इसमें जो ये वोल्टेज है ना, एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे ही ये क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो करंट इंक्रीज हो रहा है, राइट, एब्रप्ट राइजिंग करंट हो रहा है, ये पार्टिकुलर वोल्टेज पे हो रहा है। ये इसमें एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम इसको रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। जो जेनर डायोड है उसको हम एज ए जेनर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट आउटपुट, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो द जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर टू प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम द एनर्जी सोर्स whose voltage may fluctuate over a wide range, right। अगर हमें इनपुट में कहीं पर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है लेकिन आउटपुट में हमें मान लो कि 5 वोल्ट रिक्वायरमेंट है, उसको 5 वोल्ट को हमें कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है वैल्यू, वो 10 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है इनपुट, बट आउटपुट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 वोल्ट है, वो कांस्टेंट, राइट। तो जेनर डायोड यूज कर करके हम उसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये आउटपुट हम गेन कर सकते हैं, राइट। सो फॉलोइंग इज द सर्किट डायग्राम फॉर द जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए क्या सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में हमने पावर सप्लाई सोर्स यूज कर लिए, एक रजिस्टर यूज कर लिए जो रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोवाइड करेगा, और जेनर डायोड का सिंबल है, बेटे वीडियो ऑन करो। ये जेनर डायोड यूज कर लिए, जेनर डायोड में करंट IZ है, यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस यूज किए हैं इस डायोड के पैरेलल, दैट इज लोड रजिस्टर, राइट, और यहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं, राइट, इसके क्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट सप्लाई है, राइट। तो यहाँ पर जेनर वोल्टेज जो आउटपुट है जिसको VZ से रिप्रेजेंट किया, इसी को हम V नॉट कह सकते हैं, V आउटपुट, और दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट लोड करंट इनटू load resistance IL into RL, right। So a series resistance R resistor is connected and is called dropping resistance because it absorbs the output voltage fluctuation so as to maintain constant voltage across load। ये बेटे समझो कि ये क्या बताया गया है कि यहाँ पर इस रजिस्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। इस रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें मान लो कि 5 वोल्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर देखो आर रजिस्टर हमने इसलिए यूज किए सो दैट कि यहाँ पर अगर 5 वोल्ट हमें रिक्वायरमेंट है, राइट, और यहाँ पर 6 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई फ्लक्चुएट होके हो रहा है, तो ये 1 वोल्ट कहाँ जाना चाहिए, 1 वोल्ट सप्लाई इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, वो एनर्जी है वो इसके क्रॉस एब्सॉर्ब हो जाना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर, राइट।
the combination of R and supply voltage V is so chosen that the diode current IZ, that is operating current, remains in the clip down region. The output voltage V naught is equal to Vz across resistance RL, and that is remains constant irrespective of the variation in the value of IL. लोड करंट जितनी मर्जी चेंज होते जाए एंड सप्लाई वोल्टेज V ये चेंज होते जाए, बट ये चेंज नहीं होना है, आउटपुट चेंज नहीं। राइट, तो ये सर्किट में जो नोटेशन है इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए क्या इसको बोलते हैं। देखिए, I करंट सप्लाइड बाय द सोर्स, IZ करंट through Zener diode, IL current through resistance, that means RL, load resistor बोलते हैं, जिसके क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, और V है that is supply voltage है, VZ break down voltage of Zener diode है, and V naught that is output voltage across resistor, right? तो किरचॉफ्स लॉ सिंपल अप्लाई करते हैं और इसकी मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो करंट, टोटल करंट कितना होगा, जो I है दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट ऑफ जेनर डायोड टू द लोड करंट, राइट? I is equal to IZ plus IL and V is equal to VZ plus V. V equal to, मतलब ये सप्लाई इज इक्वल टू जेनर डायोड, दैट इज यहाँ पर आना चाहिए था is equal to Vz plus ठीक है, and IR V naught is equal to Vz equal to IL RL, राइट? आउटपुट के जो क्रॉस जो करंट और रेजिस्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू जेनर वोल्टेज एज RL एंड डायोड। तो फर्स्ट केस हम जब डिस्कस करते हैं इसमें हमने कह दिया कि सपोज सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट and variation in the value of load resistance RL is changing the load current IL, right? हमने कह दिया ये load resistance है, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, राइट? बट सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो सप्लाई वोल्टेज को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो एज VZ एंड V आर कांस्टेंट, राइट? आउटपुट भी कांस्टेंट है और इनपुट कांस्टेंट है, देयरफॉर डेल्टा VZ इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V इक्वल टू 0। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो डिफरेंस तो 0 होगा ही, राइट? तो ये इक्वेशन देखिए 3.13 इक्वेशन जो है इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा IR इज इक्वल टू 0 बट R इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा I इज इक्वल टू 0। क्योंकि R कांस्टेंट है तो ये डिफरेंस दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0। तो 3.12 जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम अगर डिफरेंस के टर्म में लिखते हैं, डेल्टा IZ प्लस डेल्टा IL इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा I की वैल्यू यहाँ पर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाना है डेल्टा IZ इक्वल टू माइनस डेल्टा IL, तो इट ट्रांसपोज कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ that means that equation, the last equation, equation 3.14, it is found that with the increase in the value of RL, अगर हम RL की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, लोड करंट IL increases and with the same amount diode current IZ decreases, क्योंकि नेगेटिव साइन है, therefore the converse of above statement is also true, right? कि अगर वो वैरी कर रखेंगे तो वो कांस्टेंट होगा, अगर इनपुट वेरिएबल है तो आउटपुट उसका कांस्टेंट होगा, राइट? दिस वे वी कैन से दैट V नॉट रिमेन्स रेगुलेटेड, जो आउटपुट है वो रेगुलेट रहेगा, राइट? दूसरा केस इसको डिस्कस करते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी। अब हमने कहा कि RL इज कांस्टेंट एंड सप्लाई वोल्टेज V इज चेंजिंग, therefore starting from delta VZ is equal to 0, ये कांस्टेंट है तो डिफरेंस इसको 0 होगा ही, therefore from equation 3.13 delta V is equal to delta I into R, also delta VL is equal to delta IL into RL, that is equivalent to 0, so delta IL is equal to 0। From equation 3.12
since IL changes only when variation in RL। हम लोगों ने शुरू में बात की है कि IL चेंज IL में यानी कि लोड करंट चेंज तभी होगा जब हम RL की वैल्यू में चेंज करेंगे, राइट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई सेड, that is supply current I and general current IZ change equally to maintain the load current IL and that constant. So to calculate the value of R required for general to act as a voltage regulator, the voltage across R is equal to कितना होगा, that means कि supply हम कितना provide कर रहे हैं और output कितना है, that is difference, that is voltage across R, right, and current through R कितना हो जाएगा, that I is equal to IZ plus IL। तो इक्वेशन प्रीवियस लिखे हैं, तो जस्ट ओम्स लॉ से ये वोल्टेज यानी कि दोनों V अपॉन I यानी कि this one upon this one, that is the resistance across that series, that is the series resistance in a diode, right। तो ये एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, यूजेज ऑफ जनरल डायोड बेसिकली दैट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, राइट, and general diode is has a sharp fixed break down voltage and it can provide a reference voltage for passing or comparison। आपको मालूम है कि हर एक जनरल डायोड की पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है, उसकी शॉर्प ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है, राइट। तो उसको कंपैरिजन के लिए, रेफरेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। हमारे प्रैक्टिकल भी इसका होते हैं जनरल डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, and it can also be used for calibrating voltmeters। General diode can be used to safeguard a meter by connecting power। तो कोई अगर सर्किट डैमेज ना हो एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद वो डिस्कनेक्ट कर सकता है, तो सेफ गार्ड के लिए भी जनरल डायोड सर्किट में यूज कर सकते हैं, देखो बेटे अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर के लिए। तो रेक्टिफायर की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ गई, रेक्टिफायर क्यों हम अभी पढ़ रहे हैं, क्यों बनाया गया, राइट। उसकी रीजन पहले डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूसिवली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज as in its transmission energy losses are minimum। जैसे कि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एसी करंट और वोल्टेज है, उसकी ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस कम होती है, ये तो हमें मालूम है। बट अवेलेबल अल्टरनेटिंग लाइन वोल्टेज इज unsuitable for the functioning of certain electric or electronic circuit, as for their functioning a direct power source is required। कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि एसी पे वर्क नहीं कर सकते हैं, भले उसके ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस ना हो लेकिन वो वर्क नहीं करते हैं। तो जो वो डिवाइस को डायरेक्ट करंट पे यानी डीसी सप्लाई पे डायरेक्ट पावर सोर्स पे वर्क कराने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट। As a solution of this requirement, alternating voltage current is converted into the direct current or voltage। जो हमारे पास बहुत इजीली जो ये क्रिएट हो जा रही है एसी, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि डीसी पे जो बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है उनको फंक्शनिंग करने के लिए ये रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट हुई। दैट मीन्स कि उसको हम उस पर ऑपरेट करा सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, बेसिकली इट इज द प्रोसेस। ध्यान रखिएगा कि रेक्टिफिकेशन अलग टर्म है और रेक्टिफायर अलग टर्म है, राइट, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो रेक्टिफिकेशन इट इज द प्रोसेस एंड रेक्टिफायर इज द डिवाइस, राइट। So it is a process by which an alternating voltage or current is converted into direct voltage or current, right। एक तरह का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रोसेस है जिसमें कि हम इस सिग्नल को हम डायरेक्ट सिग्नल में, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज रेक्टिफायर।
right? So it is basically it is an electronic or electrical device which offers negligible resistance to the flow of current in one direction and a relatively high resistance to the reverse current direction. आपको मालूम है कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट रिवर्स बायस में हमें मालूम है कि बहुत ही हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. The valve-like action of the device allows only unidirectional flow of current through it. केवल unidirectional flow of current through it, right? एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो. That is, alternating current is transferred into a unidirectional direct current. कि डायरेक्ट करंट डीसी करंट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, राइट? जबकि एसी दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव में फ्लो करता है, राइट? तो इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं और किस तरह से चेंज करेंगे उसको डिस्कस करते हैं. तो इसके लिए कौन सा हम डिवाइस यूज करेंगे रेक्टिफायर बनाने के लिए? पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं, बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, राइट? यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है क्योंकि दूसरे रिवर्स डायरेक्शन में ये इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, वर्क नहीं करता है, इसलिए हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके रेक्टिफायर हम लोग बना सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर डायोड, as we know that, conducts only when it is forward biased. That means it provide very low resistance. मालूम है कि फॉरवर्ड बायस में बहुत ही negligible resistance provide करता है, ये easily conduction करता है, and does not conduct when it is reverse biased. That means high resistance provide करता है reverse bias. Therefore, it has the valve-like behavior and it is suitable to be used as a rectifier device. That is, as a rectifier, right? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड ही हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड सप्लाई इन अ यूनि डायरेक्शन, राइट? तो ये यहाँ आप क्वेश्चन माइंड में जनरेट हो सकता है कि सर ये तो दोनों डायरेक्शन में हम तो उसको कर सकते हैं, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किए थे कि वो फिर डैमेज हो जाता है क्योंकि हाई करंट जनरेट होगा वो सर्किट में, फिर वो डायोड डैमेज होगा. तो केवल जेनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क कर सकता है. यूनि डायरेक्शनल जो है जो पीएन जंक्शन डायोड, राइट, वो केवल फॉरवर्ड बायस में कर सकता है. तो यहाँ पर रेक्टिफायर है, उसके दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर. तो इसको डिटेल में इवन आपने ज्यादा नहीं पढ़े होंगे प्लस टू में, बट ये है कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर तो पढ़ रखे हैं जस्ट आप प्लस टू लेवल तक. यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि इसकी मैथमेटिकल टास्क की इस हाफ वेव रेक्टिफायर से जो फिजिकल पैरामीटर्स है 5 to 7 पैरामीटर्स है उसको डिटेल में हमें डिस्कस करना है, राइट? तो उसको एक बार मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जस्ट डिस्कस कर ले रहे हैं. फर्स्ट जो पार्ट है सेमीकंडक्टर डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट? तो जैसे कि हमें मालूम है कि दो होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर, राइट? तो हाफ वेव रेक्टिफायर कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? सेमीकंडक्टर डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, राइट? तो ये प्रिंसिपल है कि हमें मालूम है कि ये फॉरवर्ड बायस में ही पीएन जंक्शन डायोड एक्ट करता है, रिवर्स बायस में वो डैमेज हो जाना है, वो सर्किट डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट? तो उसमें कंडक्शन तो होगी लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पे वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट? तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो इसको हम आगे कल स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर कल कंप्लीट करेंगे. एक बार मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि बेसिकली हमें जो प्लस टू लेवल तक पढ़ रखे हैं उसके अलावा क्या क्या है. तो ये तो सर्किट डायग्राम, वर्किंग वगैरह सारा कुछ हमें डिस्कस करना ही है. उसके अलावा मैथमेटिकल टास्क है इसका, राइट? मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट? सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस आरएल और डीसी वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस,
right? Second parameter, that is root mean square value of output current through load resistance. Root mean square value हमें calculate करना है, right? And third one is efficiency of half wave rectifier. Efficiency कितनी होती है, आपका ये पूछी जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं एग्जामिनेशन में अलग अलग से भी, और ये कंबाइंड में भी पूछा जा सकता है। एंड रिपल फैक्टर, राइट? नेक्स्ट वन इज रिपल फैक्टर। और लास्ट वन इज पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये सारे टर्म हमें डिस्कस करना है। वोल्टेज रेगुलेशन, राइट? पीक इनवर्स वोल्टेज, और रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, RMS वैल्यू, और जो ये है एवरेज वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंसेस। तो ये पैरामीटर जो है ये एक्स्ट्रा है। मैथमेटिकल एनालिसिस हमें दोनों के केसेस में करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में, राइट? जो हम कहते हैं ना कि